हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल वर्ल्ड। तो लास्ट कुछ लेक्चर में हमने देखा था नोमेनक्लेचर और हेलो एल्केन्स और हेलो एल्केन्स के बारे में जाना था। तो आज हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे नोमेनक्लेचर की कि कैसे जो है किसी भी एल्काइल हैलाइड या हेलो एरीन का जो है नाम हम करते हैं आईयूपैक। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो इन एग्जांपल्स को हम एक एक करके नाम लिखेंगे इनका। तो सिंपल सबसे पहले एग्जांपल को देखेंगे। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं मेन, एक ब्रोमीन है और एक डबल बॉन्ड है। तो अगर हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें तो जब कभी भी ऐसी सिचुएशन होती है कि दो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे होते हैं तो हम वहाँ पर प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम डबल बॉन्ड और ब्रोमीन में प्रायोरिटी को देखेंगे तो ब्रोमीन को लो प्रायोरिटी मिलेगी और डबल बॉन्ड को हायर प्रायोरिटी मिलेगी। मतलब कि अगर हम कार्बन चेन की नंबरिंग करेंगे तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे कि डबल बॉन्ड को हमारा लोअर नंबर मिले लोएस्ट लॉ कंट्रोल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम यहाँ पर देखें नंबरिंग करेंगे तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, दिस इज थर्ड कार्बन एंड दिस इज फोर्थ कार्बन और दिस इज फिफ्थ कार्बन। तो इस तरीके से हमारी ये जो कार्बन है ये चली जाएगी। तो लॉन्गेस्ट चेन भी हो गई है और हमारा सारे सब्स्टिट्यूएंट्स जो भी हैं वो मेन पेरेंट चेन में आ गए हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंट 2 इन, इसका नाम हो गया। तो फोर्थ पोजीशन पर ब्रोमीन है, ठीक है, और 2 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंटीन। सिमिलरली अगला देखो, अगला भी कुछ इसी तरीके का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 और ये 4। तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये इसका नाम हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले को देखेंगे ज़रा, तो इस वाले में अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर CH3 जुड़ा है। तो किस तरीके से अब हम यहाँ पर अपना नंबरिंग करेंगे इसको देखेंगे। तो हम यहाँ पर इस तरीके के सिचुएशन में लोएस्ट लॉ कंट्रोल का भी फॉलो करेंगे और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को भी ध्यान में रखेंगे। तो अगर दोनों बातों को ध्यान में रखें तो हम इस तरीके से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, दिस कार्बन इज 4। दैट मीन्स ये वाली जो एल्काइल ग्रुप है अब ये हमारा साइड ग्रुप बन गया है। अब ये पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे तो फिर हमारा ब्रोमीन जो है वो पेरेंट चेन से बाहर हो जाएगा, जो कि ब्रोमीन को हम साइड चेन में नहीं रख सकते। तो इसीलिए हमने मिथाइल को साइड चेन में रखा हुआ है। तो 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल, 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ वन में देखो ज़रा, फोर्थ वन में हम क्या करेंगे, फोर्थ वन में भी लॉन्गेस्ट चेन का ध्यान रखेंगे, जो कि ब्रोमीन के अलावा कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है हमारे कार्बन चेन में। तो इसीलिए हम ब्रोमीन को हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। तो इसको 1 2 3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डाइमिथाइल 2 डाइमिथाइल। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे पहले तो 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल और 3 कार्बन की हमारी पेरेंट चेन है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो ये इस तरीके से इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। अब इधर आ जाओ, इसमें फोर्थ वन में भी हम लॉन्गेस्ट चेन को देखेंगे ज़रा। तो लॉन्गेस्ट चेन किधर से है, 1 2 3 4 5। हम इधर से भी करेंगे तो ब्रोमीन को थर्ड नंबर ही मिलेगा, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 3 ब्रोमो
पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, और 4th वन जो कि एक हेलोअरीन है, 5th वन जो कि एक हेलोअरीन है। तो इसमें देखो ज़रा, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है और ये हमारा क्लोरीन है। दोनों को ही प्रीफिक्सेस के रूप में लिखा जाता है, और जब हम दोनों को ही प्रीफिक्सेस के रूप में लिखेंगे तो किसको लोवेस्ट नंबरिंग देंगे? जो कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। तो जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा उसको लोवेस्ट नंबरिंग देंगे, ठीक है। तो क्लोरीन का C पहले आता है, मिथाइल का M बाद में आता है, तो इसीलिए हम इसको पहले नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन एटम को जो है वो हम नंबरिंग दे सकते हैं। तो इसका आईयूपैक नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, मिथाइल में M स्मॉल रहेगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आईयूपैक नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नाउ अब हम सीखेंगे कि कैसे हम जो है, हमें अगर नाम दे रखा हो, आईयूपैक नाम दे रखा हो किसी कंपाउंड का, तो हम उसकी स्ट्रक्चर कैसे लिखें। क्योंकि सीबीएसई जो बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं 12th क्लास के, वहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के, जिसमें एक क्वेश्चन होता है आईयूपैक नोमेनक्लेचर का, जिसमें हमें कंपाउंड का नाम लिखना होता है, और एक में क्या होता है कि हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे देते हैं, नाम दे देते हैं और हमसे स्ट्रक्चर पूछते हैं कि कंपाउंड की स्ट्रक्चर बताओ। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, तो इन कुछ कंपाउंड्स की अब हम स्ट्रक्चर्स लिखेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा जो एग्जांपल है वो है 2 क्लोरो 3 मिथाइल पेंटेन। तो जब कभी भी हम किसी नाम से स्ट्रक्चर लिखने की कोशिश करते हैं तो हम पीछे से शुरुआत करते हैं हमेशा नाम को, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कार्बन चेन में कितने एटम्स हैं कार्बन के। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले हमारा लिखा हुआ है पेंटेन, पीछे से राइट साइड से यहाँ से लिखा हुआ है पेंटेन। पेंटेन का मतलब है कि हमारे पास जो कार्बन चेन है वो 5 कार्बन की है और वो एल्केन चेन है। तो इस तरीके से हम 5 कार्बन की चेन बना लेंगे। अब देखो जरा, आगे लिखा है 3 मिथाइल, तो 1 2 3 पर मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया। आगे 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरीन एटम जोड़ देंगे, 2 पर क्लोरीन एटम जोड़ दिया। अब बाकी जो बच गया, अब हमने जितने भी हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स थे वो सब लिख लिए हैं, तो बाकी जो बच गए हैं अब हम कार्बन की वैलेंसी पूरी करेंगे। तो जैसे यहाँ पर कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी है, तो हम यहाँ पर बाकी के 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर कार्बन के 3 बॉन्ड बन चुके हैं, तो 1 वैलेंसी यहाँ पर कार्बन की बचती है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सिमिलरली इस कार्बन पे भी देखो जरा कि इसके 3 वैलेंसीज इसकी फुलफिल हो रही है, तो 1 वैलेंसी रहती है, तो 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। सिमिलरली अब इस कार्बन को देखेंगे तो इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, और यहाँ पर इस कार्बन की 1 वैलेंसी पूरी हो रही है, तो 3 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो जब हम अपने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स लिख लेते हैं पेरेंट चेन में, तो उसके बाद हमें हाइड्रोजन से कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी होती है। सिमिलरली अब हम सेकंड वाले को देखेंगे, तो ये तो फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड वाले को अगर हम देखेंगे तो सेकंड है 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन इस तरीके का होता है, 6 कार्बन की एक रिंग होती है, ये बन गया साइक्लोहेक्सेन। 4 इथाइल, 4 पोजीशन पर इथाइल ग्रुप है, 1 2 3 4, 4 पर इथाइल ग्रुप CH2 CH3, तो ये हमारा हो गया इथाइल ग्रुप 4 पोजीशन। 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, तो 1 पर Cl ग्रुप हमने जोड़ दिया। बाकी जब भी हम रिंग बनाते हैं, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं, तो हम वहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते, तो इसीलिए हम साइक्लोहेक्सेन रिंग में हाइड्रोजन एटम्स को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। वो अंडरस्टूड है कि वहाँ पर हाइड्रोजन वैलेंस है, वैलेंसी पूरी है। तो ये था सेकंड। थर्ड वन 1,4 डाइब्रोमोब्यूटेटुईन, तो हमारा कंपाउंड है ब्यूटेटुईन। देखो इस बार हमारा ब्यूट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और 2 इन का मतलब है कि सेकंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो
डबल बॉन्डेड ये कंपाउंड है, तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा है। तो पहले तो हम यहाँ पर कार्बन एटम्स को लिखेंगे, 4 कार्बन एटम की चेन है तो 4। सेकेंड 2 इन, तो सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगा दिया। और फिर 1,4 डाइब्रोमो, 1 पर ब्रोमीन है और 4 पर ब्रोमीन है, तो ये 4 पर हमने दोनों 1 और 4 पोजीशन पर हमने ब्रोमीन जोड़ दिया। आगे अब देखो सब हमने सारे सब्सटेंट्स जोड़ दिए, तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसके बाद हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी करेंगे। जैसे इस कार्बन को देखेंगे, फर्स्ट कार्बन को, तो यहाँ पर इसके 2 वैलेंसी पूरी हो रही है तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे 4 पूरी करने के लिए। यहाँ पर कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो रही है, 2 डबल बॉन्ड के साथ और 1 सिंगल बॉन्ड के साथ, तो 1 बची है तो 1। सिमिलरली यहाँ पर भी हम 1 हाइड्रोजन जोड़ देंगे क्योंकि इसकी 1 वैलेंसी बची हुई थी। और यहाँ पर इस कार्बन 4th कार्बन को देखेंगे तो यहाँ पर इसकी 2 वैलेंसी पूरी हो रही है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर हम छोड़ देंगे। तो ये हो गया थर्ड वाला 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2 इन। फोर्थ वन को अगर हम देखें तो हमारी जो है प्रोपीन है, तो कार्बन चेन हमारी 3 कार्बन एटम की है, तो 3 कार्बन एटम की प्रोपीन चेन को बनाएंगे 1 2 3 और 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबरिंग नहीं लिखी है डबल बॉन्ड की, तो इसीलिए 1 कार्बन पर है ये, 1 कार्बन पर। 2 पर मिथाइल, तो 2 पर मिथाइल जोड़ देंगे CH3, और 3 पर ब्रोमो है तो ब्रोमीन, 3rd कार्बन पर हम ब्रोमीन जोड़ देंगे। बाकी अब जो बच गया है वो वैलेंसी पूरी करेंगे कार्बन की। तो कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए देखो जरा, इधर 2 वैलेंसी पूरी है तो 2 जोड़ देंगे कार्बन को, और इधर इस कार्बन की 2 वैलेंसी इधर पूरी हो रही है, 1 वैलेंसी इधर, 1 इधर CH3, तो इधर कोई हाइड्रोजन नहीं जोड़ेंगे। इधर इस कार्बन 3rd कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है तो 2 हाइड्रोजन हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो ये 4th वन हो गया। हाँ 4th वन ये था। 5th, तो 5th है 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। पीछे से पढ़ेंगे तो बेंजीन रिंग है, तो पहले बेंजीन रिंग को बनाएंगे। ये बेंजीन रिंग हमने बना दी, और 1,3 डाइब्रोमो मतलब 1 और 3 पोजीशन पर, तो ये 1 पोजीशन हो गई, इस पर हमने ब्रोमीन जोड़ दिया, और 3 पोजीशन पर ये 1 2 3, तो ये 3 हो गए, तो ये हो गया 3rd, तो 1,3 डाइब्रोमो बेंजीन। तो इस तरीके से हम जो है किसी, जब भी हमें किसी कंपाउंड का आयुपैक नाम दे तो हम उसके स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम पढ़ेंगे कि कार्बन हेलोजन का बॉन्ड जो है वो किस टाइप का होता है, मतलब पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। तो अगर हम देखें तो कार्बन और हेलोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। हेलोजन्स आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो इट मीन्स कि हम यहाँ से एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो है वो पोलर होता है। ठीक है, तो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड जो होता है वो पोलर होता है। किस तरीके से पोलर होता है, अगर हम यहाँ पर हेलोजन को देखें तो हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, सो इट विल पुल्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टुवर्ड्स इटसेल्फ, दैट्स व्हाई इट गेट्स सम पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन एक्वायर सम पॉजिटिव चार्ज वाइल हेलोजन एक्वायर सम नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये डाइपोल मोमेंट क्रिएट होती है। ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो कार्बन और हेलोजन के जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पोलर होते हैं। कितनी इनकी डाइपोल मूवमेंट होती है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो कार्बन और फ्लोरीन की जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो 1.847 d/, होती है। कार्बन और हेलोजन में की जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो 1.860 होती है। वहीं पर कार्बन और ब्रोमीन में की जो डाइपोल मूवमेंट होती है वो 1.830 d/, होती है। और कार्बन आयोडीन में जो डाइपोल मोमेंट होती है वो 1.636
डी/यूनिट होती है। ठीक है, तो जो डाइपोल मूवमेंट है वो सिर्फ इस बात से अफेक्ट नहीं होती कि कितना चार्ज सेपरेशन हो रहा है, ये एक्चुअली अफेक्ट होती है बॉन्ड लेंथ से भी, कि जो कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा है, मतलब उसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड लेंथ की बात करें, जो कि कार्बन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है और फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड एलिमेंट है, तो दोनों ही स्मॉल साइज एटम होते हैं, तो कार्बन और फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 139 पिकोमीटर होती है, और वहीं पर कार्बन और हेलोजन 178 पिकोमीटर होती है बॉन्ड लेंथ कार्बन और हेलोजन की, क्लोरीन की। कार्बन और ब्रोमीन की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 193 पिकोमीटर होती है। वहीं पर कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो 214 पिकोमीटर होती है, जो कि अगर हम इनके साइज को कंपेयर करें, अगर हम इनके साइज को कंपेयर करें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तो इस तरफ जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं तो हम देखते हैं कि साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और साइज इंक्रीज होने की वजह से, हेलोजन का साइज इंक्रीज होने की वजह से जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड है उसकी लेंथ भी इंक्रीज हो रही है। और बट अगर हम यहीं पर देखें तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने से डाइपोल मूवमेंट अगर यहाँ पर हम कंपेयर करें तो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट बॉन्ड लेंथ और चार्ज सेपरेशन दोनों पर डिपेंड करती है। तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें कि किस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इस तरफ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, अगर हम बात करें फ्लोरीन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजेंस, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्लोरीन, और क्लोरीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है आयोडीन। क्लियर? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर जो है हेलोजेंस का वो इस तरीके से है। तो बॉन्ड लेंथ जो एटम का साइज है वो फ्लोरीन से आयोडीन इंक्रीज हो रहा है, बट वहीं पर फ्लोरीन से आयोडीन जो अब जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? और इसी का जो डाइपोल मूवमेंट का जो असर है और बॉन्ड लेंथ का जो इफेक्ट है और डाइपोल मूवमेंट का जो इफेक्ट है वो हमको इनके बॉन्ड स्ट्रेंथ पर देखने को मिलता है। अगर हम देखो कार्बन और फ्लोरीन के बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो 452 किलो जूल पर मोल है, वहीं पर कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड एंथैल्पी जो है वो 351 किलो जूल है, वहीं पर कार्बन और ब्रोमीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 293 किलो जूल है, और कार्बन और आयोडीन की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो 234 किलो जूल है। तो अगर हम इसको कंपेयर करें बॉन्ड साइज के इंक्रीमेंट से तो हम ये देख सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो रही है। क्लियर? तो इस तरीके से तो हम यहाँ पर एक कंपेयर कर सकते हैं कि अगर कभी भी बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी, मतलब उस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज होगी। तो यहाँ से कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड हमें पता चल गया, कार्बन और हेलोजन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसका भी हमें आइडिया हो गया, उनकी डाइपोल मूवमेंट का भी हमें आइडिया हो गया। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे आने वाले कंसेप्ट्स में जब हम बॉन्ड स्ट्रेंथ और केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे तो तब इन बातों का हम वहाँ पर यूज़ करेंगे।